चलिए, गुड इवनिंग छात्रों। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। बड़ी खुशी हो रही है कि ये क्लास हम लोग फिर से देख रहे हैं। 2-3 बार मेहनत करने के बाद ये क्लास हमारी तैयार हो पा रही है, क्योंकि आज थोड़ा सा कंप्यूटर में सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा खुशी मिल रही है आज की क्लास को लेते हुए। हम लोग बातचीत कर रहे थे इंडिया के फिजिकल सेटअप के, भारत के भौगोलिक जो प्राकृतिक प्रभाग होते हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन जो होते हैं। और ज्योग्राफिकली आपको बताया था कि भारत कितने हिस्सों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। जिसमें सबसे पहला हिस्सा आपको बताया था नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हिमालय, उसके 3 हिस्से। दूसरा हिस्सा आपको बताया था नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदान, जिसके 4 हिस्से आपको बताए गए थे। तीसरा आपको बताया था पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ तक आपको बता दिया था। चौथा हिस्सा आज शुरू करना था, और जो चौथा पार्ट हमारा फिजिकल का है वो कौन सा है? समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो जो समुद्र तटीय मैदान है हमारा, कोस्टल प्लेन्स है, इस कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और समय रहा तो फिर द्वीप समूह भी आज ही कंप्लीट कर देंगे। कोस्टल प्लेन अगर देखा जाए, समुद्र तटीय मैदान, तो हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं इनको मोटा मोटी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा समुद्र तटीय इलाका है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इधर वाला हिस्सा ईस्ट और इधर वाला हिस्सा वेस्ट। इस वाले हिस्से को कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और उधर वाले को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यानी समुद्र तटीय मैदान को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2। एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटीय मैदान। अब ये जो कोस्टल प्लेन्स है, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इनकी अलग अलग विशेषताएं जो आप देखेंगे तो ये मैप देख के ही आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा। फिर इसके कुछ फैक्चुअल डिटेल के ऊपर बातचीत करेंगे। अब ये जो कोस्टल प्लेन्स हम लोग देखते हैं, समुद्र तटीय मैदान देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसका जो मेन फीचर क्या है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तो अब ये मैप आपको बहुत आसानी से समझ में आ पाएगा इंडिया का। कि अब देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि जो ईस्ट वाला हिस्सा है, इस मैप को आप ध्यान से देखिए, तो ईस्ट वाला जो हरा रंग का ये मैदान दिखाई दे रहा है, ये वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पूर्वी तटीय मैदान। और इधर वाला कौन सा है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से पश्चिमी तटीय मैदान। ईस्ट वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा चौड़ा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा क्या है, अब देखिए यहाँ से लेके ये थोड़ा सा क्या है, ये चौड़ा है। और वेस्ट वाला हिस्सा थोड़ा सा सकरा, थोड़ा सा क्या, काफी सकरा दिखाई देता है। अब इसके चौड़ा होने और इसके सकरा होने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। और सबसे बड़ी बात, ये चौड़ा क्यों है, ये सकरा क्यों बना, इसका रीजन क्या है? कि अभी आपको जब प्रायद्वीपीय पठार बताया था, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में आपको आइडिया दिया था, तो बताया था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, आप देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर लाल रंग थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर लाल रंग इधर से थोड़ा सा हल्का येलो होते होते फिर ये ग्रीन हो जा रहा है। मतलब इधर वेस्टर्न जो हमारा घाट है, वो पश्चिमी घाट की जो ढलान है वो किधर है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्वी की तरफ है। थोड़ा सा झुकाव साउथ की तरफ है, इसीलिए आप देखिए नदियों का फ्लो भी लगभग 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 इसी तरीके से आता है। ठीक, और इधर आप देखेंगे, इधर की तरफ बढ़े तो यहां से अचानक से सीधे जो पहाड़ की गहराई है समाप्त हो गई, यानी पहाड़ अचानक से गहरा हो गया और सीधे समतल मैदान शुरू हो गया। यानी कि अगर इसको आप ध्यान से बिल्कुल देखेंगे, तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार का एक सेक्शन काटेंगे तो वो लगभग लगभग इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी हम ईस्ट में बढ़ रहे हैं तो स्लोप धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वेस्ट में बढ़ रहे हैं तो स्लोप अचानक से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। फिर तुरंत मैदान, और मैदान भी खत्म, और इसके बाद फिर क्या शुरू हो गया, समंदर शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इधर क्योंकि ढलान स्लोप है, स्लोप हल्का है, तो स्लोप हल्का होने की वजह से नदियां इधर की थोड़ी सी लंबी है। यानी प्रायद्वीपीय पठार में जो नदियां बहती हैं, दक्षिण भारत में नदियां बहती हैं, ज्यादातर नदियों का फ्लो किधर से किधर है? ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ। यानी ज्यादातर नदियां किधर से किधर बह रही हैं? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब पश्चिम से पूरब की तरफ आप देखेंगे लंबाई ज्यादा मिल रही है, तो जब लंबाई ज्यादा मिलेगी तो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके आएंगे, रेत गाद मिट्टी बहाएंगे, रेत गाद मिट्टी बहाएंगे, समंदर से मिलने से पहले पहले यहाँ पर डिपॉजिट करनी शुरू कर देंगे। तो जो जलोढ़ है, जो एलुवियल्स हैं, यानी मिट्टी द्वारा पानी द्वारा लाई गई मिट्टी, वो यहाँ पर जमना शुरू हो जाते हैं, और इसकी चौड़ाई इन नदियों की वजह से ज्यादा हो गई। ठीक, इधर क्या है, पहाड़ ऊंचा है, अचानक से मैदान शुरू हुआ और फिर समंदर शुरू हो गया। यानी कि यहाँ पर नदियों को इतना समय नहीं मिला कि अपने साथ जो मिट्टी लेके आए हैं उनको वो डिपॉजिट कर सके, जमा कर सके, क्योंकि ढाल बहुत खड़ी है,
जैसे झरना गिरता है वैसे नदियां आई आई और तड़ाक से फिर सीधे समंदर में चले गई, पूरा मिट्टी उट्टी लेके समंदर में बहा दिया। तो यहाँ पर मैदान बनाने का इनको समय नहीं मिला क्योंकि ढाल बहुत तेज है। तो ये पश्चिमी घाट के तेज ढाल की वजह से यहाँ पर ऐसा होता है कि जो हमारा पश्चिम तट है, वेस्टर्न कोस्ट है या पश्चिमी तटीय मैदान है, वो क्या है, बिल्कुल सकरा है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वी तटीय मैदान हमारा क्या है, चौड़ा। समझ गए, चौड़ा और सकरा होने का रीजन। अब चौड़ा और सकरा होने का रीजन आपको एक बात पता चली, क्या है ये। अब दूसरी इससे होता क्या क्या है। पहली बात कि इधर वाला पश्चिमी तटीय मैदान देखेंगे तो ये मैदान सकरा तो है लेकिन ये बहुत कटा पिटा सा है। कटा पिटा सा होने का मतलब है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है और बिल्कुल जैसे रास्ते बहुत सारे कटे पिटे से, बिल्कुल सीधा समतल नहीं है। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे माइक्रो लेवल पर इस मैप को तो आपको दिखाई देगा कि आपको दिखाई दे रहा है अंदर तक बिल्कुल ये कटा पिटा है इस तरीके से, ये अंदर कटा हुआ, ये अंदर कटा हुआ। तो अंदर तक आप देखिए बहुत सारा हिस्सा क्या है, कटा पिटा है। तो कटा पिटा होने की वजह से क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल जगह बनी हुई है, गैप बना हुआ है, अंदर आने के लिए, प्रवेश करने के लिए, एंट्री के लिए जगह बनी हुई। और जो हमारा ये वाला प्लेन है पूर्वी हिस्सा, तो पूर्वी हिस्सा कटा पिटा नहीं है, पूर्वी हिस्सा लगभग लगभग क्या है, समतल है, प्लेन है। तो प्लेन होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ये वाला हिस्सा बिल्कुल जैसे मान लिया कि पश्चिमी तटीय मैदानी है, इसमें ऐसे ऐसे करके ये कटा पिटा सा आपको मिलेगा, ये और कटा पिटा सा बिल्कुल अंदर अंदर तक ऐसे बिल्कुल बने हुए। और पूर्वी तटीय मैदान बिल्कुल क्या है, ऐसे फ्लैट है। तो कटा पिटा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स बहुत ज्यादा बनते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब जैसे कटा हुआ हिस्सा है तो पानी वाली जहाज क्या होगी, अंदर तक आ जाएगी। जब पानी वाली जहाज अंदर तक आ जाएगी तो यहाँ पर सामान चढ़ाना और उतारना बहुत आसान होगा व्यापार व्यवसाय के लिए, ठीक। तो यहाँ पर डकयार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से बंदरगाह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नेचुरली बने हुए। अब इधर देखिए बिल्कुल समतल है, सपाट है। अब यहाँ पर ये जहाज आई, अब यहाँ पर जहाज आई तो इसको सामान उतारना चढ़ाना है। तो इसके लिए आर्टिफिशियली क्या बनाना पड़ेगा, डकयार्ड बनाना पड़ेगा कृत्रिम रूप से। जब डकयार्ड बनाना पड़ेगा तो फिर सामान चढ़ाना उतारना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो पूर्वी तट के मैदान है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से, इधर के जितने भी पोर्ट्स हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पोर्ट कहे जाते हैं, कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब इनको बनाया गया। और जो पश्चिम तट वाले हमारे पोर्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल है, प्राकृतिक है। जैसे बंबई बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह है, कांडला है, ये सब नेचुरल पोर्ट। तो इनके प्राकृतिक होने का रीजन क्या है कि ये जो तट है, पश्चिमी तट हमारा बिल्कुल क्या है, कटा पिटा सा है, बिल्कुल टूटा फूटा सा है। तो इससे जो बंदरगाह सामान चढ़ाने उतारने में बड़ी सुविधा हो जाती है, आसानी से सारा काम हो जाता है, ठीक। दूसरी चीज है कि ये पश्चिमी घाट का किनारा होने की वजह से जो मानसूनी पवनें आती हैं तो पश्चिमी घाट से टकराती, तो वेस्टर्न घाट ऊंचा है इधर, तो टकरा टकरा के ताबड़तोड़ बारिश कराती है, खूब बारिश होती है। जब खूब बारिश होगी तो फिर वो एरिया क्या होगा, बहुत फर्टाइल होगा, बहुत घने जंगल बनेंगे। तो पश्चिमी घाट का ये इलाका बहुत घने जंगल हो जाते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, खूब ज़्यादा बारिश होती है। आपने सुना होगा मसालों की खेती खूब ज़्यादा बारिश में होती है, केरल में रबड़ की खेती, नारियल की खेती, ये सब इन इलाकों में खूब होती है। और इधर क्या होता है कि हमारा जो मानसून है इधर की तरफ जाता है तो इधर उतनी तगड़ी बारिश नहीं हो पाती क्योंकि पहाड़ उतने ऊंचे हैं नहीं कि जो टकरा टकरा के बारिश करवा पाओगे। तो ज्यादा बारिश किधर होगी, इसी इलाके में होती है, ठीक। चलिए, ये तो इनकी विशेषताएं थी। अब आर्थिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस पर कई सारे अलग अलग तट बने हुए हैं। अब देखिए ये वाला जो तट है इधर, जैसे हमारा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है और गोवा है। तो महाराष्ट्र और गोवा वाला जो राज्य है, वहाँ का जो कोस्ट है, वहाँ का जो तट है, उसको नाम दिया गया कोंकण कोस्ट। आप मैप में देखेंगे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर किनारे पर देखिए महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोंकण तट, ठीक। यहाँ पर कर्नाटका है, कर्नाटका के आसपास का जो तट है उसको कन्नड़ तट बोलते हैं या किनारा तट बोलते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कन्नड़ तट या किनारा कोस्ट। केरल वाला हिस्सा है तो यहाँ पर आप देखिए लिखा होगा मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। तो मालाबार तट किस राज्य में पड़ता है, केरल में। तो अब देखिए भारत के जो पूर्वी तटीय मैदान है इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, कोंकण तट,
कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब इधर वेस्ट में देखिए, इधर जो तमिलनाडु है तो यहाँ पर देखेंगे आप तो बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा होगा कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तट किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। इधर आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में देखेंगे तो वहां बड़ा बड़ा लिखा होगा उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार। तो उत्तरी सरकार किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। और इधर उड़ीसा में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है उत्कल तट, उत्कल कोस्ट। तो उत्कल तट किस राज्य में है? उड़ीसा में है। क्लियर हुआ? यानी कि आप देखिए इस तरीके से चाहे तो आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं। मैप इस तरीके से इंडिया का छोटा सा बना लीजिए, इस तरीके से छोटा सा मैप बना लीजिए। इधर ये वाला हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है इसको लिख लीजिए, कौन सा तट लिखेंगे? कोंकण कोस्ट, कोंकण तट, कोंकण तट। अब ये कोंकण तट कौन से राज्य में है? तो आप लिखेंगे कौन कौन सा राज्य? महाराष्ट्र प्लस गोवा। तो कोंकण तट कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र और गोवा। इधर यहां पर कर्नाटका है तो इसको बोलते हैं कन्नड़ तट या किनारा तट, कन्नड़ कोस्ट। ये कौन से राज्य में है? कर्नाटका। ठीक। फिर सबसे नीचे क्या है? केरल है। केरल वाले तट को क्या लिखा गया है? मालाबार तट। मालाबार कोस्ट। मालाबार तट किस राज्य में है? केरला में है। इधर जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है तो उस तमिलनाडु वाले हिस्से पर जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश में है उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार। तो उत्तरी सरकार कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और फिर इधर उड़ीसा में, तो उड़ीसा तट को क्या नाम दिया गया? उत्कल तट, उत्कल कोस्ट। तो उत्कल तट कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक। तो अब देखिए ये वाले सारे कोस्ट जो है, ये वाले सारे हमारे तीनों तट कौन कौन से हैं? पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये वाले तीनों कौन कौन से हैं हमारे? पश्चिमी, सॉरी, ये वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, पश्चिमी तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और ये वाला कौन सा है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान। तो ये जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान हमें दिखाई दे रहे हैं दोनों तटों पर है समंदर के। और इन की अलग अलग अपने फीचर्स है, अपनी अपनी खास खास विशेषताएं हैं और इन खास खास विशेषताओं को हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब इनके बारे में कुछ और व्याख्या, एग्जाम में आपके जो सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन कौन से पूर्वी तटीय मैदान है, कौन कौन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, तो ये तीनों उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। कौन कौन सा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। समझ गए? या किस राज्य के तट को क्या नाम दिया गया? तो तमिलनाडु तट को क्या नाम दिया गया? कोरोमंडल। केरल कोस्ट को क्या नाम दिया गया? मालाबार। कन्नड़ कोस्ट को, कर्नाटका कोस्ट को क्या नाम दिया गया? कन्नड़ कोस्ट। और महाराष्ट्र और गोवा के कोस्ट को कोंकण तट। ये जनरली ये जो तटों के नाम आप सुनते हैं, जब आप कभी न्यूज़ सुने, पहले समाचार आता था मौसम की खबरें, तो उसमें आता है कि मालाबार तट पर बारिश होने की संभावना है, तो कोंकण तट पर बारिश होने की संभावना है, तो उत्तरी सरकार में या उत्कल तट पर तूफान आने की संभावना है। समझ गए? तो ये मौसम की खबरों में ये तट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा हमें दिखाई पड़ते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इनके कुछ फैक्चुअल डिटेल्स भी हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं धीरे से। अब देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? द कोस्टल प्लेन्स, समुद्र तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में दो संकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया? पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान कहा गया। ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से।
इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा, अपरदन निक्षेपण और पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ। पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ गुजरात से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक है। यह एक सकड़ी जलोढ़ पट्टी है जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात में नर्मदा ताप्ती के मुहाने, यहाँ पर नर्मदा ताप्ती का मुहाना है, इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है। कच्छ काठियावाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर समुद्री निक्षेप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। काठियावाड़ के मैदानी भागों में रेगड़ मिट्टी, बैसाल्टिक लावा के जो अपक्षरों से निर्मित काली मिट्टी होती है उसका पर्याप्त रूप से विस्तार होता है। ठीक, इसके बाद गुजरात से गोवा का जो तट है उसको क्या कहा जाता है? कोंकण तट है, कोंकण तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक तक के मंगलोर तट का क्षेत्र क्या कहलाता है? कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट ध्यान रखेंगे इनमें सबसे ज्यादा सकरा है। मंगलोर से कन्याकुमारी तट के तटीय मैदान को क्या बोलते हैं? मालाबार बोलते हैं। कभी कभी कन्नड़ तट को भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। मालाबार तट जो ये वाला है केरल वाला, इसमें पश्च जल यानी बैक वाटर और लेगुनों की प्रधानता होती है। बैक वाटर क्या होते हैं? जैसे ये जमीन तट है, ये वाला हिस्सा ऐसे कटा हुआ है, तो ये अंदर क्या इकट्ठा हो गया है? पानी, और इधर पानी है, ये जमीन है पूरा, तो इसी को क्या कहा जाता है? बैक वाटर, पक्ष जल, या इसी को लेगून कहा जाता है। ये सलाइन होता है, समंदर का पानी इससे मिलता रहता है। तो इस टाइप की चीजें कहाँ पर ज्यादा मिलती हैं? मालाबार तट में मिलती है। इन्हें यहाँ पर क्या कहा जाता है? कयाल। ये क्या होते हैं? वे जलीय भाग होते हैं जो स्थलों द्वारा घेर लिए गए। समझ गए? चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आ जाते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला। तो पूर्वी तटीय मैदान देखिए, पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक रूप से क्या है? ये चौड़ा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में इसकी चौड़ाई और क्या हो जाती है? जहां पर डेल्टा है नदियों का वहां पर इसकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा मिलती है। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार कहते हैं, जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक के आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। निर्वर्तित मानसूनी पवनों यानी जो लौटती हुई मानसून होती है उससे सबसे ज्यादा वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होती है। ठीक है, चलिए। कम कटा छटा होने के कारण पूर्वी तट पर प्राकृतिक पोत्राशय यानी प्राकृतिक जो बंदरगाह होते हैं इनकी क्या है? कमी है। कहीं कहीं लेगुनों का निर्माण मिलता है, चिल्का है, कोल्लेरू है, पुलिकट है, इधर भी छोटे छोटे मिलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपने अधिक विस्तार के कारण कृषि की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। घनी आबादी यानी घनी जनसंख्या, वहां पर कोई मैदानी क्षेत्र रहेगा तो घनी आबादी और घनी जनसंख्या यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐतिहासिक काल में भू संचलन के कारण दोनों ही तटीय भागों में निमज्जन उत्थापन के जो प्रमाण मिले हैं। जैसे मुंबई के निकट निमज्जन, निमज्जन यानी जहां पर धरती धस जाती है, और उत्थान का मतलब जहां पर धरती थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार उत्तरी भागों में उत्थापन के दक्षिणी भाग में स्थित तीनेवेली और पौंडीचेरी के निकट निमज्जन के प्रमाण हमें मिलते हैं। चलिए, तो ये था हमारा क्या? समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। अब समुद्र तटीय मैदान के बाद हमारा जो अगला हिस्सा शुरू होगा, बताया था कि 5 हिस्से थे फिजिकल के। पहला हिस्सा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हिस्सा उत्तर का मैदान, तीसरा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा हिस्सा कोस्टल प्लेन्स। समुद्र तटीय मैदान क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपका आंसर देंगे अगली वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग का अगला जो 5वां और अंतिम फिजिकल सेटअप का जो एरिया है वो कौन सा है? द्वीप समूह, आइसलैंड ग्रुप्स। द्वीप समूह जो हमारे हैं, 2 द्वीप समूह हमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। 2 द्वीप समूह जो हमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं वो कौन कौन से दिखाई देते हैं? एक है अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप समूह। कौन कौन से दिखाई देते हैं? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। तो ये जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह हमें दिखाई देते हैं, ये दोनों अलग अलग हिस्सों में है। अब इस मैप में हम देखें यहाँ पर कि देखिए इधर हमारा अरबियन सी है, अरब सागर है। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह है, बहुत छोटा सा। और इधर बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो यही मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह।
इन्हीं दोनों को हम लोग विस्तार से देखते हैं, कौन कौन से हैं इसमें, कहाँ कहाँ इनका विस्तार है, और इनसे जुड़े हुए कुछ खास खास फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आप देखिए, आप भी लिख सकते हैं द्वीप समूह, आइसलैंड ग्रुप्स। तो द्वीप समूहों को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कौन कौन सा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार आइसलैंड से, ये कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरबियन सी, अरबियन सी यानी अरब सागर में है, अरब सागर। ठीक, तो बे ऑफ बंगाल और अरब सागर। तो अंडमान निकोबार किस में है, बे ऑफ बंगाल, और लक्षद्वीप किस में है, अरबियन सी में है, अरब सागर है। इन्हीं दोनों की खास खास विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। अब इनमें से भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, अंडमान निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार का एरिया थोड़ा सा बड़ा है, क्षेत्रफल थोड़ा सा ज्यादा है। अब अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, अंडमान निकोबार का ये पूरा मैप हमने सामने लगा रखा है। अब ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, इस अंडमान निकोबार द्वीप में आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर वो मैप में भी आपको दिख जाएगा कि जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबसे साउथ में, इसको लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम लिखा हुआ है इसका, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये कौन से आइलैंड पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। लिख सकते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कौन से आइलैंड पर है, ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ग्रेट निकोबार। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार पर, ये हमारा समझ लीजिए कि जो भारत है, भारत का ओवरऑल में सबसे दक्षिणी बिंदु है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लिख सकते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है, ग्रेट निकोबार में। ठीक, क्लियर। अब देखिए इसमें होता क्या है कि आपको जैसे अभी कल जब प्रायदीपी पठार पढ़ा रहे थे, पेनिनसुला प्लेटू पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको बताया था कि मेन लैंड पर हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, मुख्य भूमि पर हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है, वो कौन सा है, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु, कन्याकुमारी, केप केमोरिन है। तो यहां पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है केप केमोरिन यानी कन्याकुमारी। अब देखिए यहाँ अंडमान निकोबार है, उसमें ये वाला जो आइलैंड है ये ग्रेट निकोबार, और इस ग्रेट निकोबार के यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए ये बिल्कुल नीचे है, देख रहे हैं बिल्कुल, और केप केमोरिन उससे क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, समझ गए। तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि पर कौन सा होगा, केप केमोरिन यानी जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं। समझ में आ गया। अब इससे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो और कई सारे छोटे छोटे से द्वीप हमें दिखाई पड़ते हैं, कई सारे छोटे छोटे से आइलैंड दिखाई पड़ते हैं, जिनमें से एक आइलैंड है लिटिल अंडमान। कौन सा आइलैंड है, लिटिल अंडमान। तो जो लिटिल अंडमान है, और उस लिटिल अंडमान के ऊपर जाएंगे, फिर सॉरी लिटिल अंडमान के नीचे आएंगे तो वहां पर है कार निकोबार। तो जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो लिख सकते हैं इस फैक्ट को कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। 10 डिग्री चैनल, ये सब सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ठीक, उसके थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, तो थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, जब लिटिल अंडमान से और ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमें दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लिटिल अंडमान के ऊपर जाएंगे तो रूटलैंड अंडमान, रूटलैंड आइसलैंड से इसके बाद साउथ अंडमान शुरू हो जाता है। तो बीच में एक पैसेज बना हुआ है जिसको कहा जाता है डंकन पैसेज। लिख लीजिए डंकन पैसेज। तो डंकन पैसेज
डंकन पैसेज किसके किसके बीच है? लिटिल अंडमान और रुटलैंड आइलैंड के बीच। लिटिल अंडमान और रुटलैंड RUTLAND रुटलैंड आइलैंड के बीच। तो लिटिल अंडमान और रुटलैंड आइलैंड के बीच कौन सा चैनल है? डंकन पैसेज है। ठीक, उससे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो लिखा होगा साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान। अब ये जो साउथ अंडमान है यानी दक्षिणी अंडमान है, इस साउथ अंडमान में आप देखेंगे कि जो साउथ अंडमान है दक्षिण अंडमान है, तो उस दक्षिण अंडमान में आप देखेंगे कि यहीं पर बना हुआ है अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, कैपिटल है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, पोर्ट ब्लेयर। तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी। अब पोर्ट ब्लेयर किस आइलैंड पर है? साउथ अंडमान पर है। लिख लीजिए पोर्ट ब्लेयर। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो किस द्वीप पर है? दक्षिण अंडमान पर है, साउथ अंडमान पर है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? साउथ अंडमान। ठीक, दक्षिण अंडमान द्वीप पर है पोर्ट ब्लेयर। ये जो पोर्ट ब्लेयर है बड़ा फेमस है, क्योंकि इसी पोर्ट ब्लेयर में एक बड़ी फेमस जेल बनाई गई थी ब्रिटिश जमाने में, सेल्यूलर जेल, जिसमें अंग्रेजों के जमाने में भेजा जाता था जो भारतीय क्रांतिकारी लोग होते थे, उनको पनिशमेंट के रूप में सेल्यूलर जेल भेजा जाता था। उसको कहते थे सजाए काले पानी। तो सजाए काले पानी के रूप में ये कहाँ भेजते थे? पोर्ट ब्लेयर में। तो लिख लीजिए सेल्यूलर जेल। तो सेल्यूलर जेल कहाँ पर बनाया गया है? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल। और इसमें क्या भेजा जाता है? सजाए काले पानी। पहले भेजा जाता था, आपने वीर सावरकर का नाम सुना होगा, तो वीर सावरकर को इसी सेल्यूलर जेल में भेजा गया था। ये जो सेल्यूलर जेल थी ये बड़ी खतरनाक जेल थी, यातनाएं बड़ी दी जाती थी, कैदियों को बड़ी कठोर सजाएं दी जाती थी। इसका नाम सेल्यूलर जेल इसलिए रखा गया था कि इसको सेल्स के रूप में बनाया गया था, और इसका जो शेप था बिल्कुल V शेप में बनाया गया था, इस तरीके से करते हुए। सारे ऐसे ऐसे सेल बने होते थे, तो सारे सेल के दरवाजे इस तरीके से खुलते थे, इस तरीके से। तो एक आदमी अकेला बैठा होता था, वो सारे सेल्स पर अकेले निगाह रख देता था। तो एक आदमी सारे सेल पर कंट्रोल करता था, तो बहुत कम लोग सारे सेल्स पर कंट्रोल कर जाते थे। तो इसीलिए नाम क्या रखा गया था? सेल्यूलर जेल। तो इसी सेल्यूलर जेल को क्या बोलते थे? सजाए काले पानी बोला जाता था। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? साउथ अंडमान में। ठीक है, और देखेंगे तो इसके आसपास कई सारे और आपको आइलैंड दिखाई दे रहेंगे। हैवलॉक आइलैंड है, हैवलॉक द्वीप है। अब ये जो हैवलॉक आइलैंड है, हैवलॉक द्वीप है, इस हैवलॉक द्वीप अपने टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, टूरिज्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, इसके अलावा नील आइलैंड है, जॉन लॉरेंस आइलैंड है। अब यहाँ पर देखेंगे साइड में अलग से एक आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, बैरन। तो ये जो बैरन आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार में, ये बैरन आइलैंड जो है, बैरन द्वीप है, ये बैरन अंडमान निकोबार का ही नहीं, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। एक एक्टिव वोल्केनो इंडिया में भी है। कौन सा है? बैरन है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप में। तो ये जो बैरन है ये हमारे भारत का क्या है? इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी। एक ही एक्टिव वोल्केनो है भारत में, कौन सा? बैरन आइलैंड। ठीक, बैरन के अलावा एक आग और है, जैसे नारकोंडम है, लेकिन नारकोंडम क्या है कि वो डॉर्मेंट है, सुषुप्त है। अलग से लिख लीजिए नारकोंडम। नारकोंडम, तो नारकोंडम में हमारा क्या है? एक वोल्केनिक आइलैंड है, ज्वालामुखी है। और एक ऐसा ज्वालामुखी है, ये डॉर्मेंट है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक, चलिए और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर नॉर्दर्न अंडमान है, और नॉर्दर्न अंडमान के ऊपर है लैंडफॉल आइलैंड, लैंडफॉल द्वीप। तो जो लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप को आप लिख सकते हैं अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल, लैंडफॉल आइलैंड, लैंडफॉल द्वीप। सबसे, सॉरी दक्षिणी नहीं, सबसे उत्तरी द्वीप है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, सबसे ऊपर है ये।
तो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल आइलैंड है, लैंडफॉल द्वीप है। इस लैंडफॉल द्वीप में क्या है कि इसी के बाद लैंडफॉल द्वीप जब खत्म होता है तो इसी के बाद समझ लिया कि भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और ऊपर अंडमान ये म्यांमार शुरू हो जाता है। और म्यांमार का सबसे पहले एक आइलैंड पड़ता है कोको। तो कोको और अंडमान निकोबार के बीच में जो चैनल पड़ता है उसको नाम क्या दिया गया है? कोको चैनल। लिख सकते हैं कोको चैनल, कोको यानी COCO। कोको चैनल किसके किसके बीच है? अंडमान निकोबार और कोको द्वीप, या अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच आप कह सकते हैं, दोनों के बीच आप कह सकते हैं, क्योंकि म्यांमार का जो सबसे पहला द्वीप शुरू होता है वो कौन सा शुरू होता है? कोको शुरू होता है। ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार है, इस अंडमान निकोबार में हालांकि बहुत ऊंचाई तो नहीं है, कुछ पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, और चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि बहुत ऊंचा नहीं है, पहाड़ है यहाँ पर। ठीक है, लिख सकते हैं सैडल पीक। सैडल पीक, तो जो सैडल पीक है ये अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा शिखर है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सैडल पीक है, सैडल शिखर है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। एक चीज और बता दें कि जैसे आपको बताया कि ऊपर जब अंडमान निकोबार खत्म हो जाता है, ऊपर म्यांमार शुरू होता है, तो बीच में कौन सा चैनल है? कोको चैनल। नीचे यहाँ पर जब कोको आइलैंड, ग्रेट निकोबार खत्म होता है और उसके बाद जो देश शुरू होता है म्यांमार, ये इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप शुरू होता है। तो इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच में एक चैनल है जिसको कहा जाता है ग्रेट चैनल। उसका भी नाम आप लिख सकते हैं ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है? अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये है अंडमान निकोबार, ठीक, या इसको इस तरीके से बना दिया जाए, जैसे मान लिया कि ये क्या है? अंडमान निकोबार की पूरी टेरिटरी है। ठीक, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ठीक, लास्ट पॉइंट खत्म हो गया, और ऊपर कौन सा है? यहाँ पर लैंडफॉल आइलैंड। तो इसके बाद शुरू हो जाता है कौन सा देश? इंडोनेशिया। समझ गए? तो इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। समझ में आया? और यहां पर ऊपर क्या शुरू हो जाता है? म्यांमार। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? कोको चैनल। समझ गए? तो इसके एकदम उत्तर में कौन सा चैनल है? कोको। और एकदम नीचे कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। क्लियर हुआ? ये जो कोको चैनल नाम दिया गया है वो कोको आइलैंड की वजह से नाम दिया गया, और इसका ग्रेट चैनल नाम इस ग्रेट निकोबार द्वीप के नाम पर दिया गया है। समझ गए? चलिए, अब ये जो अंडमान निकोबार है ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण हिस्सा होने का मतलब है कि जैसे आपको जब इंडिया का फिजिकल सेटअप पढ़ा रहे थे तो बताया था कि कैसे हमारा जो हिमालय है, हिमालय के बारे में आपको पढ़ाया था, और बताया था कि हिमालय कैसे विस्तार किया हुआ है। ये देखिए पूरा ऐसे इस तरीके से आया है, फिर यहाँ से बताया हेयर पिन टन लेके नीचे आया, फिर और नीचे म्यांमार में अराकान योमा होते हुए नीचे गया, फिर और नीचे देखिए बहुत हल्का हल्का होते होते कहाँ चला गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हैं, पूरा ये हिमालय का ही क्या है आपको दिखाई दे रहा है? विस्तार दिखाई दे रहा है, एक्सटेंशन छोटा सा। बीच वाला हिस्सा डूब गया, वो नीचे रह गया, ऊपर वाला हिस्सा रह गया, तो ये एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरा जो एक्सटेंशन है, पूरा ये विस्तार किसका है? हिमालय का ही पूरा ये एक तरीके से विस्तार हमें दिखाई देता है किसमें? अंडमान निकोबार में। और छोटा कर तब इकट्ठा आपको दिखाई देगा। ये आ जाओ भाई नीचे। चलिए, यहाँ पर दिखाई दिया। तो देखिए ये ऐसे चला, फिर ऐसे आया, फिर नीचे गया, फिर म्यांमार, फिर देखिए हल्का सा फिर ये लग रहा है ना कि एक ही चीज का हिस्सा होगा, फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे चला है। तो ये हिमालय का ही एक तरीके से क्या है? दक्षिणी विस्तार दिखाई देता है जो समंदर के अंदर डूबा हुआ है। इस अंडमान निकोबार में हमारी कुछ बहुत प्राचीन आदिम जनजातियां पाई जाते हैं, ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो इसके कुछ जनजातियों के नाम लिख लीजिए, ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के कुछ आदिम जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, या इसको फैक्ट के रूप में भी देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए एक राउंड, आप भी मन खुश रहेगा आपको पढ़ते रहेंगे तो। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार
म्यांमार स्थित अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। नारकोंडन द्वीप में 2 सुषुप्त ज्वालामुखी और बैरन द्वीप में 1 सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक नामक एक महत्वपूर्ण चोटी मिलती है। यह सदाहरित एवरग्रीन फॉरेस्ट है। मिडिल अंडमान जो है ये वाला, ये मिडिल अंडमान जो है ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिण अंडमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। और इसी पोर्ट ब्लेयर में क्या है? सेलुलर जेल है। माउंट हैरियट और हैवलॉक, इससे बताया था हैवलॉक है, माउंट हैरियट है, ये सब यहाँ के द्वीप है और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। लघु अंडमान अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इसे निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग करती है। इसके बाद ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है। इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। यह जीव मंडल क्षेत्र भी है और ननकारी निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण द्वीप है। ठीक, चलिए अब इसमें जैसे बताया कि कुछ बड़ी बड़ी आदिम जनजातियां रहती हैं, यहाँ के कुछ ट्राइब्स के नाम लिख लीजिए, जनजातियों के नाम लिखिए। जैसे एक लिखिए ओंगे, कौन सी जनजाति है? ओंगे। इसके अलावा लिख लीजिए जोरवे, ओंगे, जोरवे, शोम्पेन, शोम्पेन, सेंटिनलीज, सेंटिनलीज, ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी। ये जो ओंगे, जोरवे, शोम्पेन, शोम्पेन, सेंटिनलीज, ग्रेट अंडमानी है, ये सब अंडमान निकोबार के क्या है? जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं। और ये सब बिल्कुल आदिम जनजाति है। आदिम जनजातियां का मतलब बहुत पुरानी है और ये लगभग लगभग अब विलुप्ति के कगार पर, इंडेंजर्ड, और इन सब की जनसंख्या 100 से कम है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, इंडियन ट्राइब विथ मिनिमम पॉपुलेशन, तो भारत की जो सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, वो है ग्रेट अंडमानी। ग्रेट अंडमानी की कुल पॉपुलेशन 2011 में थी मात्र 29, सोचिए 29। अब 2021 का सेंसस हुआ नहीं, इस बार हो तो शायद ये खत्म ही हो जाए या इसमें से एक आध दो और गायब हो जाए। बाकी जितनी भी है तो किसी का 92 है, किसी का 88 है, किसी का 86 है, यानी इन सब की पॉपुलेशन 100 से भी कम है। यानी इस बार जो सेंसस होगी तो हो सकता है एक ट्राइब इसमें से क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए। ग्रेट अंडमान तो संभावना पूरी है कि अब बचे भी नहीं। समझ गए? तो ये भारत की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? लिख लीजिए, ग्रेट अंडमानी, इंडियन ट्राइब विद मिनिमम पॉपुलेशन। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ग्रेट अंडमानी। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये जो सारे फैक्ट हम लोग देखें, ये जो सारे फैक्ट, ये सब किससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइसलैंड से। ठीक है, अब इसके बाद अगला आएगा हमारा कौन सा? लक्षद्वीप समूह, लक्काद्वीप जिसको हम लोग बोलते हैं। लक्षद्वीप समूह अभी बड़ी चर्चा में भी है, बड़ा बवाल हुआ। कल इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाए थे, देखे थे तुम? नहीं देखे थे? चलिए पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप समूह इधर आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है? अरबियन सी में। कहाँ पर है? अरब सागर में है। ये प्रवाल भित्ति, प्रवाल द्वीप आपको बताया था, उसके हिस्से हैं। यह अंतरसागरीय चबूतरों पर छूने पर निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के स्तरीय पंजरों से निर्मित है। एंड्रोट, जो एंड्रोट आइलैंड है ये लक्षद्वीप का है। एंड्रोट द्वीप जो है ये अंडमान लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि अमन दीवी, अमन दीवी जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है, अमन दीवी, अमन दीवी इनका सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मतलब द्वीपों का समूह सबसे बड़ा कौन सा है? अमन दीवी। और पर्टिकुलर एक आइलैंड अगर कहा जाए सबसे बड़ा कौन सा है? एंड्रोट आइलैंड का क्या है? सबसे बड़ा है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कवरत्ती से नीचे जाएंगे तो नीचे हमें दिखाई देता है यहाँ पर मिनिकॉय आइलैंड दिखाई देता है। ठीक है,
कवरत्ती के बाद क्या है, मिनिकॉय है। मिनिकॉय नीचे यहाँ पर है, ठीक। और इसी जो मिनिकॉय हम देख रहे हैं, मिनिकॉय इसको बोलते हैं। तो जो मिनिकॉय दिखाई दे रहा है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल है जिसको नाम दिया गया है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। अब इस मिनिकॉय के नीचे मालदीव शुरू हो जाता है। मिनिकॉय के नीचे क्या शुरू हो जाता है, मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच। क्लियर हो गया, इस फैक्ट को भी आप लिख सकते हैं। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, मिनिकॉय और, जैसे उसमें आपको समझाया था वैसे यहां पर भी आपको समझा देते हैं। देखिए ये है मिनिकॉय, सॉरी ये है लक्षद्वीप समूह इकट्ठा, और नीचे यहां पर है मालदीव। कौन सा है, मालदीव। और ये कौन सा है, लक्षद्वीप। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, कौन सा है, मिनिकॉय। ठीक, मिनिकॉय। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री। समझ गए, 8 डिग्री किसके किसके बीच, फिर से बताइए, मिनिकॉय और मालदीव के बीच। 9 डिग्री किसके किसके बीच है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। ये इस समय चर्चा में भी है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इससे बन सकता है। ठीक, अब अभी आपने हालिया में सुना होगा कि इसको लेके बड़ा झगड़ा, और पहले एक दो फैक्ट बता देते हैं फिर झगड़े की बातचीत करते हैं। कि अब ये जो लक्षद्वीप है, ये हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्यों में सबसे छोटा है, और इसका कुल क्षेत्रफल लिख लीजिए मात्र 32 वर्ग किलोमीटर, 32 किलोमीटर स्क्वायर, 32 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि इसमें जो आइसलैंड्स हैं, द्वीप हैं, द्वीपों की संख्या है 36। कुल कितना आइलैंड है, 36 द्वीप है, 36 आइलैंड्स। और कुल वर्ग क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर, यानी छोटा है काफी। यानी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। ये केरल से बिल्कुल नजदीक है, भारत का सबसे नजदीकी राज्य यहाँ पर कौन सा है, केरल है। तो केरल के ही मुसलमान जो किसान हैं वो वहाँ पर माइग्रेंट के रूप में वहाँ पर गए हैं। ठीक, यानी वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या हैं, किसान हैं, फार्मर्स हैं, और वो मुसलमान हैं, मुस्लिम किसान हैं। मुसलमान जो केरला में किसान के रूप में थे, और क्योंकि केरला से हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या चलेगी, मलयाली चलेगी। जैसे अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बताया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ट्राइब्स हैं, जनजातियां, ठीक है। जबकि लक्षद्वीप में ट्राइब्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, किसान है, फार्मर्स है। और वो कौन से किसान हैं, मुसलमान किसान हैं, नारियल की खेती बेसिकली करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ आर्थिक संसाधन नहीं है। भारत सरकार के यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्र शासित राज्य के रूप में ये स्थापित माना जाता है, ये लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर जो सरकार का जो कंट्रोल है वो यूनियन टेरिटरी के रूप में है, क्योंकि ये जो लक्षद्वीप है ये भारत के बिल्कुल किनारे पर है। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा नेवल बेस बनाया गया, नौसैनिक अड्डा। अब जैसे वर्तमान में जो आप देखते हैं कि जो वॉर टैक्टिक्स होती है, युद्ध की जो टैक्टिक्स होती है, तो उसमें जो बाहरी हमलावर आएंगे वो पानी के रास्ते आएंगे, पहले भी आते थे यूरोपीय लोग। तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर एक बड़ा नेवल बेस बनाया गया है। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी लक्षद्वीप का महत्व भारत के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक, अभी झगड़े का रीजन ये था कि इसके नीचे ही यहाँ पर क्या है, मालदीव से। तो मालदीव भी बिल्कुल छोटा सा है, चिंदी सा देश है, विश्व के नक्शे में दिखाई तक नहीं देता। मालदीव वर्ल्ड के मैप में दिखाई नहीं देगा, छोटा सा है, बिल्कुल पॉइंट सा। लेकिन अचानक से मालदीव चर्चा में आ गया। हुआ ये कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग और कुछ पानी की और कुछ बीचेस की बढ़िया बढ़िया फोटो डाल दी।
तो मालदीव वालों को लगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री हैं मालदीव से बिल्कुल सटा हुआ है लक्षद्वीप, इसके टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे टूरिज्म को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मालदीव वाले उनके पीछे पड़ गए और बढ़िया बढ़िया ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया और उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। एक दो मंत्रियों ने लिखा, क्योंकि मालदीव की पूरी इकॉनमी टूरिज्म पर टिकी हुई है, पर्यटन पर टिकी हुई है, और कुछ नहीं है वहां पर, बस टूरिज्म, बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए पानी के अंदर, उसी पर टिकी हुई है। लोग जाते हैं घूमने फिरने, छुट्टियां मनाने। अब उनको लगता है कि ये लोग लक्षद्वीप का प्रमोशन करेंगे तो हमारे यहाँ का टूरिज्म खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उनको घटाने की कोशिश की है। तो अचानक से उनका राष्ट्रवाद जाग गया भारत के खिलाफ। हालांकि औकात नहीं है उनकी लड़ने की, अगर समंदर का पानी 6 इंच बढ़ जाए तो मालदीव डूब जाएगा पूरा, इतना है। लेकिन वही है कि अचानक से उभार हुआ। हालांकि इसका नुकसान भी मालदीव को हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मालदीव में अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी और लक्षद्वीप की तरफ लोग रुख करने लगे। वहां पर टाटा ने कहा कि हम नया प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, बड़े बड़े होटल्स बनाएंगे ताकि वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। अचानक से माहौल गर्म हो गया है वहां पर। वो बस ये था कि इनको ये लगा मालदीव वालों को कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री समाप्त हो जाएगी या सरकार, भारत सरकार उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो उसी के लिए ये सब उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। हालांकि वहाँ के जो जो मंत्रियों ने कमेंट किया था उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन वहाँ के यूट्यूब पर, ट्विटर चैनल पर वो सब अभी भी अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का काफ़ी सारा विरोध वहाँ पर किया जा रहा है मालदीव में, बस इसीलिए कि उनकी रोजी रोटी का संकट। देश बड़ा हो चाहे, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कोई भी देश हो अपने अस्तित्व की रक्षा करने की कोशिश करेगा। अब उनका अस्तित्व किसकी वजह से टिका हुआ है? टूरिज्म की वजह से। अब उनको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब लक्षद्वीप को प्रमोट किया तो उनका टूरिज्म खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए वो लोग लड़ना शुरू कर दिए। तो देश बड़ा हो चाहे छोटा, अपना राष्ट्रवाद उनके अंदर होता जरूर है, लड़ाई लड़ते जरूर है अपने देश के लिए। समझ गया? तो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग लक्षद्वीप का विकास करें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार। और इसी के साथ हमारा जो पांचों फिजिकल सेटअप आपको बताया था कि भारत के जो भौगोलिक प्रभाग है पांचों, वो पांचों के पांचों हमारे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डाउट हो तो उससे जुड़े हुए सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।